चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे रियासतों का विलय। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, क्या पढ़ेंगे हम, रियासतों का विलय। ठीक है, रियासतों का विलय। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आप लोगों के जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम रियासतों के विलय की बात करें तो हमको जो चीज़ इसमें देखनी है वो इस तरीके से है कि क्या होता है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, है ना भाई, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत में जो लगभग 562 रियासतें होती है ना भाई, कितनी, 562 रियासतें होती हैं। सभी रियासतों को ये अधिकार दिया जाता है कि चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ मिलो, चाहे तो आप भारत के साथ मिलो, या फिर आप स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकते हो। ठीक है, ये घोषणा की जाती है। तो सभी रियासतों को तो ये पता होता है। ठीक है, और आप किसी भी रियासत की अगर बात करो तो वो लोग क्या रहते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम पसंद रहते हैं। मतलब कोई भी चाहेगा कि हम स्वतंत्र राज्य रहें, लेकिन अगर एक प्रशासन को चलाना है, मतलब कैसे पॉसिबल है कि भारत इतना बड़ा देश है, ये किसी और का, ये किसी और का, इधर से पतली गली निकल के हमारा, ठीक है, ऐसा संभव तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, है ना, बाकी जो रियासतें मिलना चाहती थी, इसीलिए जून 1947 में एक क्या बोलते हैं, एक विभाग का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है रियासत विभाग। ठीक है, क्या नाम रहता है इसका, रियासत विभाग इसका नाम होता है। और इस विभाग में सरदार पटेल जो रहते हैं, सरदार पटेल जो है, इनको कार्यकारी मंत्री, ठीक है, क्या बनाया जाता है, कार्यकारी मंत्री बनाया जाता है। और पीवी मेनन, ठीक है, किसको बनाया जाता है, वीपी, है ना, वीपी मेनन को क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। और इस विभाग को यह कहा जाता है कि भाई आपका काम है रियासतों को क्या, भारत में शामिल करना। तो जो सरदार पटेल होते हैं ये सभी रियासतों से बात करते हैं। ठीक है, जितनी भी रियासतें रहती है सबसे बात करते हैं। किसे बोलते ना, साम दाम दंड भेद, तो साम दाम दंड भेद सबको लगाते हैं। और ऐसे करके सिर्फ 3 रियासत, कौन कौन सी, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को, है ना, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि इनको छोड़कर, इन 3 रियासतों को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक बची जितनी भी रियासतें रहती हैं वो सब भारत में मिल जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि इनको भारत में मिलाने के लिए पटेल जी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया तो वो गलत नहीं होगा। जहाँ पर अच्छे से मान गए उनको अच्छे से मना लिया, जहाँ पर पैसे की बात हुई, मतलब आप कितना पेंशन हमको दोगे, क्या क्या अधिकार हमको दोगे, महल हमारे पास छोड़ोगे या क्या छोड़ोगे, ऐसी परिस्थितियां आई तो वहां पर उन्होंने निगोशिएशन किया। जब किसी ने टोटल विरोध किया तब उनको थोड़ा डराया भी कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम अपनी सेना दे देंगे। तो हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर फाइनली इन 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो इन 3 राज्यों को छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। ठीक है, अब कारण देख लेते हैं। ये जो जूनागढ़ क्षेत्र है ना, जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर आता है, ये वो गुजरात वाला पार्ट में आता है। ठीक है, वो जो ऐसा पार्ट बना है ना,
ऐसे करके जो भारत का नीचे जाता है, तो इस वाले जो गुजरात साइड वाला क्षेत्र है, इस वाले साइड में, सॉरी इधर वाला है ना, ये वाला क्षेत्र जो है, इधर का कुछ क्षेत्र जो है वो किस में आता है, जूनागढ़ में आता है। अब क्या होता है कि यहाँ का जो नवाब रहता है ना भाई, कहाँ का, जूनागढ़ का जो नवाब रहता है वो सोचता है कि मैं किस में मिलूंगा, पाकिस्तान में मिलूंगा। कारण उसके पीछे में ये होता है कि जूनागढ़ के जो नवाब है वो मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या जो है वो कैसी रहती है, हिंदू रहती है। यही कारण है, लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब रहता है, मुस्लिम राजा रहता है, वो बोलता है कि मैं तो किस में मिलूंगा, पाकिस्तान में मिलूंगा। ठीक है, पाकिस्तान में मिलूंगा, और कहीं ना कहीं वो उसको उसमें शामिल। लेकिन जब ये बात आपका वल्लभ भाई पटेल जी को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे फैसला नहीं होगा, हम वहां पर जनमत संग्रह करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग, है ना, जनता से पूछेंगे, और अगर जनता को पाकिस्तान में मिलना है तो वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, अगर उसको भारत में रहना है तो भारत में मिल सकते हैं। कारण इसके पीछे में ये है कि जब इसने फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, मैं उनके साथ में जो वो है उसको साइन करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है मैं उसको साइन करूंगा पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ की जो जनता है वो विद्रोह कर देती है। यही कारण है कि वहां पर फिर पटेल जी उसमें इंटरफेयर करते हैं, है ना, वल्लभ भाई पटेल जो है वो उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसमें आते हैं, और वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है। और जनमत संग्रह में ये फाइनल होता है कि वहाँ की 90% से अधिक जनसंख्या जो है वो किस में शामिल होना चाहती है, भारत में। और फाइनली भारत आपका अक्टूबर 1948 को, ठीक है, कब, अक्टूबर 1948 को, है ना भाई, अक्टूबर 1948 को जूनागढ़ जो है वो भारत में मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निज़ाम होते हैं, है ना भाई, हैदराबाद में निज़ाम जो होते हैं उसमें 80% जो है वो हिंदू होते हैं, लेकिन निज़ाम का ये कहना है कि भाई मेरे को किसी के साथ मिलना ही नहीं है। उनके पास में उनकी एक स्टार सेना होती है, उनके पास अपनी एक सेना होती है, वो उसके दम पर सोचते हैं कि ना मेरे को पाकिस्तान में मिलना है, ना मेरे को भारत में मिलना है, और मैं तो इतना ताकतवर हूँ कि अगर पाकिस्तान आएगा तो भी लड़ लूँगा, अगर भारत आएगा मैं तो भी लड़ लूँगा। तो इस वाले मैटर पे सरदार पटेल जो है वो उनसे मिलते हैं, समझाते हैं, लेकिन बार बार एक तरीके से रिबेलियस वाला, है ना, एक क्रांति वाला उनको दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसा किए तो लोग जो है वो विद्रोह कर देंगे, अगर आप ऐसा किए तो आप चीज़ों को ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से बार बार धमकी दी जाती है, लेकिन जो सरदार पटेल है वो इस पर फैसला लेते हैं और क्या करते हैं, 1948 में पुलिस कार्यवाही करते हैं। ठीक है, कहां पर, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही करी जाती है, जिसका नाम क्या रहता है, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो ये उसका नाम रहता है, और इस ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही हैदराबाद पर की जाती है और हैदराबाद को भारत में मिला लिया जाता है। और मिलाने से पहले जो धमकियां आ रही थी कि आपको क्रांति सहना पड़ेगा, जनता का विद्रोह सहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि जनता जो रहती है वो सहर्ष इसको अपनाती है। कारण इसका क्योंकि 80% जनसंख्या जो रहती है वो हिंदू रहती है। ठीक है, तो वो भारत और उनका हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि वहाँ की जो जनता रहती है वो भारत में मिलना चाहती है। तो फाइनली ये ऑपरेशन होता है और ये भी 1948 को भारत में मिल जाता है। फिर उसके बाद कश्मीर का मुद्दा आता है। कश्मीर तो हमसे 1947 में ही मिल जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अलग चलता है। अब कश्मीर भी बोलता है क्या कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। ठीक है, क्या बोलता है, वहां पर हरि सिंह, राजा हरि सिंह रहते हैं, डोगरा वंश के राजा रहते हैं, हरि सिंह रहते हैं। हरि सिंह जी का कहना रहता है कि भाई मैं कश्मीर को स्वतंत्र रखूंगा। यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और राजा जो था वो हिंदू था। ये जूनागढ़ का क्या मैटर था, जूनागढ़ का क्या मैटर था, यहाँ पे राजा मुस्लिम था लेकिन जनता अधिकांश हिंदू थी। लेकिन कश्मीर का ये मुद्दा था
कि राजा तो यहाँ पर हिंदू था, लेकिन जनता जो थी वो क्या थी, अधिकांशतः मुस्लिम थी। तो राजा बोलते हैं कि कश्मीर पर, सॉरी इसमें बोलते हैं कि भाई मैं जो है वो स्वतंत्र ही रहूँगा। इनको समझाया जाता है, बार बार सब चीज़ किया जाता है, लेकिन ये नहीं मानते। फाइनली इन्होंने ये फैसला, इनका ऐसा विचार रहता है कि मैं जो है हो सके तो मैं पाकिस्तान के साथ में मिल जाऊंगा। लेकिन जब इसकी सूचना जो है ना भाई, सॉरी भारत के साथ में मिल जाऊंगा, फाइनली इसका ये डिसीजन आता है कि मैं भारत के साथ में मिल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जो पाकिस्तान रहता है उसको ये पता चलता है कि भाई जो भारत है उसने हैदराबाद पर ऐसा ऑपरेशन चलाया है ना, सैन्य कार्यवाही की और हथिया लिया, तो पाकिस्तान कश्मीर को भी हथियाना चाहता है और वो क्या करता है, कश्मीर पर उसकी जो कबीलियाई सेना होती है वो कश्मीर पर हमला कर देती है। जैसे ही वो कश्मीर पर अंदर घुसते जाते हैं, मतलब इसको समझिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका भारत का, जो ये वाला क्षेत्र है ना भाई, तो इधर आती जा रही है। अब सेना यहां से आ रही है, जो राजा है जम्मू कश्मीर के, ठीक है, हरि सिंह, उनको इस बात का पता चलता है तो वो डरते हैं कि भाई मैं तो भारत से मिलना चाहता हूँ, अभी कोई भी चीज़ साइन नहीं हुई है, लेकिन मैं तो भारत से मिलना चाहता हूँ। और पाकिस्तान जो है वो सेम यही कार्रवाई, हैदराबाद वाली जो कार्रवाई हमने की थी, सेम वही कार्रवाई करके मुझे क्या करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये तुरंत संपर्क करते हैं, किससे, दिल्ली में संपर्क करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू इस पर मुद्दा लेते हैं और तुरंत ही वहां जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप आ जाओ और हम मतलब आप मेरे को बचाओ, ठीक है। हरि सिंह बोले कि मुझे बचाओ। अब हम लोग भी कम थोड़ी ना हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो रहते हैं, वो ये जवाहरलाल नेहरू जी स्पेशली, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें, है ना भाई, हम आपको सपोर्ट करें, तो पहले आपको जो हमारा एग्रीमेंट है भारत के साथ में मिलना होगा। क्योंकि हम किस बिना पे आपका, ना आप हमारे साथ मिलना चाहते हो ना कुछ करना चाहते हो, तो किस बिना पे हम आपका क्या करें, इसमें शामिल हो, है ना भाई, किस बिना पर हम इसमें आपकी सुरक्षा करें। तो अगर आपको बचना है तो आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, ये शर्त उनके सामने में रखी जाती है। फाइनली वो उस शर्त पर मानते हैं और भारत जो हरि सिंह है वो भारत से कश्मीर को मिला देते हैं। मतलब कश्मीर जो है अब भारत का पार्ट हो जाता है। तुरंत कार्रवाई की जाती है, भारतीय सेना इनसे, पाकिस्तानी जो सेना है उनसे लड़ने जाती है, लेकिन इनको यहाँ पर रोक तो दिया जाता है। लेकिन उस समय तक जितने अंदर तक, है ना, जितने अंदर तक पाकिस्तानी सेना जो है वो भारत में आ गई रहती है, आज भी वो ऑक्यूपाई, है ना, पीओके है, क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो वो मुद्दा आज तक चलता आ रहा है। फाइनली ये भी इसमें मिल जाता है। इस तरीके से सभी 562 जो रियासतें रहती हैं वो भारत में मिल जाती हैं। जितनी भी कॉलोनीज होती हैं वो ब्रिटिश कॉलोनीज वो भारत में मिल जाती है। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, निर्माण होता है भारत का। आज के देश टाइम पर जो भारत का विशाल स्वरूप हम देखते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के साथ भी हम एक साथ रहते हैं और हमारा निर्माण होता है। देखिए, मैं ये लास्ट है इसका, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग युवा हैं, प्लीज़ हमारे देश का, आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप दूसरे देश में जो धर्म का प्रचार, मतलब जो धार्मिक देश कहते हैं उन देशों में नहीं रहते, आप एक धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हो। तो एक धर्म निरपेक्ष राज्य में रहने के साथ में आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने देश की धरोहर को चलाना है। अगर आपका देश इस बात को कहता है कि भाई धर्म से ऊपर संविधान आता है, धर्म से ऊपर मतलब लोगों मानवता आती है, तो आपको वो बात मानना है। हमारा धर्म हमको, हमारा देश का जो संविधान है वो हमको कभी ये नहीं सिखाता कि दूसरों को मारो, पीटो, काटो या दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ, बल्कि वो ये सिखाता है कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है ना भाई, सर्वधर्म संभाव, है ना, और धर्म निरपेक्षता का बात करता है। तो आप क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आप लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि आप इन बातों को अच्छे से समझें।
ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप इस बात को समझिए, वर्तमान में देश में जो धार्मिक बातें चल रही हैं, ठीक है, जो धार्मिक ऊपर नीचे वाली बातें चल रही कि ये बड़ा ये छोटा, इसको खतरा, इसको मारो, ये सब फिजूल है, सब मतलब सब फिजूल है। सिर्फ कुछ पॉलिटिकल जो नेता हैं उनको अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को फिजूल बात में फंसा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है वो आज और कल का नहीं रहा है, हमारा इतिहास सदियों पुराना है। तो जो चीज़ सदियों में नहीं बदली, जो चीज़ सदियों में हमारे देश में खतरे में नहीं रही, वो आज कैसे खतरे में रहेगी। हम हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से एक साथ एक जगह पर रहते आए हैं, है ना भाई। आपने अभी इतना बड़ा आंदोलन पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, बंग भंग आंदोलन को समर्थन देने के लिए क्या किए थे, हिंदू मुस्लिम रक्षाबंधन बनाए थे। तो उस एकता को हमको याद करना है, और कोई भी ऐसी सांप्रदायिक बातों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। इससे आपकी सोच खराब होगी, आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते, आप किसी चीज को बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सही विचारधारा लिख के जो संविधान कहता है उस विचारधारा को रख के आप वास्तव में एक सही भारतीय नागरिक बन सकते हो, आप एक सही व्यक्ति बन सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं तृप्ति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 2-3 ही टॉपिक बचे हुए हैं जिसको आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसी में आगे बढ़ते हुए जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी था, ठीक है। ज़रूरी है एक्चुअली, है ना भाई। क्या कारण है वो कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्यों ऐसी परिस्थितियां आई जब किसी को हथियार उठाने का जरूरत पड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस जो थी, है ना भाई, कांग्रेस जो थी वो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी ब्रिटिश सरकार के सामने में। कांग्रेस जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन उनकी जो नीति थी वो उनकी जो नीति थी वो प्रार्थना करने वाली और याचना करने वाली थी। यही कारण है कि 1907 में उस विवाद को लेकर कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, ठीक है। अब जो गरम दल था, ऐसा नहीं था कि वो लोग हथियार उठाने वाले थे, है ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लोग हथियार उठाने वाले थे। उनका कहना यह है कि आप सिर्फ क्षमा याचना करते हो, हमको आंदोलन करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन बम फेंको, हथियार फेंको, ऐसा वाला उनका मतलब वो भी अहिंसा पर ही चलते थे। लेकिन कांग्रेस के जो नरम दल था वो प्लीज कर दो, मतलब वो लोग सिर्फ याचना करेंगे, वो लोग सिर्फ प्लीज प्लीज इस तरीके से रिक्वेस्ट करके अपनी बातों को मनवाने का बात था। लेकिन जो गरम दल था उनका सोचना ये था कि नहीं, अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमको थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा। किस तरीके से हम जाके धरना देंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला, ठीक है, और इस तरीके का। तो हिंसक दोनों में से कोई नहीं था, लेकिन एक जो थे वो शांत, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फ्लैट उसमें जाते थे, और जो उग्र दल था या जिसे गरम दल कहा गया, वो लोग जो थे वो थोड़ा एग्रेसिवली काम किया करते थे, ठीक है, आंदोलन करेंगे इस तरीके से। आगे जाकर लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे युवा और बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जो कि कांग्रेस की इस नीति से असंतुष्ट रहते हैं। उनका कहना यह होता है कि क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो निरंतर हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, वो निरंतर हमको हमारा दमन कर रही है, इसलिए हमको भी उनका जो उत्तर है वो वैसे ही देना चाहिए। अगर वो हमारे पर लाठी चलाते हैं तो हमको उन पर बंदूक तानना चाहिए, अगर वो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं तो हमको ईंटा फेंक के मारना चाहिए।
मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कोई कहा नहीं था। मतलब वो एक्चुअल में एक उग्रवादी दल था। उनका ये मानना था कि अगर हमारे दो लोग मिले, अगर हम इसी तरीके से याचना करते रहे तो कभी भी ये हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी ये लोग हमको स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो अगर हमको चाहिए तो हम उनसे मांगेंगे नहीं, हम उनसे छीन लेंगे। तो इस तरीके के जो विचारधारा वाले लोग थे उनको ही क्रांतिकारी कहा गया, ठीक है। और इन क्रांतिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ नेहरू जी का योगदान था, या सिर्फ गांधी जी का योगदान था, या सिर्फ कांग्रेस का योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, तो ये सरासर गलत होगा। थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सत्येंद्र जी हो, ठीक है, सुखदेव हो, जितनों का भी है, चापेकर बंधु है, उन्होंने अपने विचार के अनुसार अलग तरीके से चीज़ों की प्रतिक्रिया की। समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्रांतिकारी को पढ़ते हैं, है ना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप उसको उसके चरण के अनुसार पढ़ सकते हो, क्योंकि जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, जब मैं आप लोगों को यही टॉपिक मेंस के लिए पढ़ाऊंगी, है ना भाई, जब मैं ये सेम टॉपिक आपको मेंस के लिए पढ़ाऊंगी, तो हम देखते हैं कि जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम चरण में पढ़ेंगे। चरण मतलब हम क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी आंदोलन, उनको 3 चरणों में जानते हैं। प्रारंभिक दौर, फिर एक सेकेंड वाला स्टेज आता है जिसमें कुछ विदेशी लोग भी आते हैं, और फिर तीसरा स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 चरणों में पढ़ते हैं, लेकिन वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ज्यादातर फैक्ट याद करना है, इसलिए हम दूसरे तरीके को अपनाएंगे। और वो तरीका है, हम क्रांतिकारी संगठन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रमुख मुकदमों को देखेंगे, और उसके बाद प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। तो हम 3 चरणों की जगह इन 3 हेडिंग्स के अंडर हमारा भारत के में क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं संगठन में। अगर मैं संगठन की बात करूं, है ना भाई, अगर मैं क्रांतिकारी संगठन की बात करूं, तो सबसे पहला जो क्रांतिकारी संगठन था वो था व्यायाम मंडल। क्या नाम था उसका? व्यायाम मंडल। ये जो व्यायाम मंडल था, इसकी स्थापना जो है वो पूना में 1896 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1896 को हुई थी। और किनके द्वारा हुई थी? तो चापेकर बंधुओं द्वारा हुई थी, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने इसका चापेकर बंधु जो है उन्होंने व्यायाम मंडल का नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये जो क्रांतिकारी संगठन था, इसकी महत्वपूर्ण संगठन था, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने इसको बनाया, है ना भाई, चापेकर बंधु जो कहते हैं, उनमें से एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। इनको चापेकर बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो चापेकर बंधु थे, है ना भाई, इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश अधिकारी, कुछ पुणे में जो ब्रिटिश अधिकारी रैंड और दूसरे का नाम आर्स्टन था, इन दोनों ही अधिकारियों को इन्होंने मार दिया था, इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ये एक तरीके के आप बोल सकते हो कि कुख्यात अधिकारी थे जिनकी हत्या जो है इन चापेकर बंधुओं ने की थी। और इन्होंने ही व्यायाम मंडल नामक एक क्रांतिकारी समिति का पूना में 1896 को स्थापना किया था। समझ आया? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट है मित्र मेला। अगला जो बनता है वो बनता है मित्र मेला। इसकी स्थापना जो है वो 1899 में होती है, ठीक है। कब होती है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1899 पूना में ही होती है। और इसका जो निर्माण है वो कौन करते हैं? गणेश सावरकर, है ना भाई। पहले कौन है? गणेश सावरकर। और दूसरे हैं
वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, तो उनको हम वी.डी. कहते हैं। ठीक है, कौन कौन है? पहले है गणेश सावरकर और दूसरे हैं वी.डी. सावरकर। तो ये दोनों ही लोग जो हैं मिलकर मित्र मेला नामक संगठन है ना, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनुशीलन समिति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अनुशीलन समिति जो है उसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन इसके संस्थापक रहे। ठीक, तो हमको पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो हुआ था 1902 में, है ना भाई, 1902 में ढाका में हुआ था। और इसको बनाने वाले लोगों में जो लोग शामिल हैं वो है पुनीत दास, ठीक, पुनीत दास, बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ और प्रबोध मित्र। कौन कौन है? आपके नोट्स में मैं आप लोगों को दे चुकी हूं। ओके, क्या क्या है? पुनीत दास, जतेंद्र नाथ और प्रबोध मित्र। तो ये चार लोगों ने मिलकर किसको बनाया? अनुशीलन समिति को बनाया। अब इस अनुशीलन समिति की अगर हम विशेषता की बात करें तो मुख्य रूप से दो विशेषता है कि इस अनुशीलन समिति द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया जाता था, पत्रिका प्रकाशित किया जाता था, जिसका नाम था, क्या नाम था? युगांतर। युगांतर के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। पहला कि ये किससे संबंधित है और दूसरा कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती थी। तो अनुशीलन समिति जो है उसके द्वारा युगांतर नामक पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस संस्था के बारे में ये है कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्तचर संस्था थी। क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्तचर संस्था थी। तो अनुशीलन समिति के बारे में आपको ये दो बिंदुओं को अच्छे से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि इनके ही माध्यम से आप चीजों को आगे और अच्छे से कर पाओगे। चलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी है ना। फिर हम आते हैं, एक और समिति आती है जिसको भी कई बार पूछा है, अभिनव भारत सभा। कई बार एग्जाम में पूछा है इसके बारे में। अभिनव भारत सभा, भारत सभा है, इसका आपको क्या याद रखना है? इसका सन याद रखना है, ठीक है। और इसके मतलब इसके निर्माता कौन है? तो इसके भी निर्माता जो है वो वी.डी. सावरकर है ना। वी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, क्या है? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको निर्माण जो है वो सोहन सिंह ने किया था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो पार्ट है, ठीक है, गदर पार्टी जो पार्ट है वो विदेशों में विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, गदर पार्टी उसका पार्ट है। इसकी स्थापना जो है वो 1913 में होती है। 1913 में होती, कहां पर होती है? ठीक है, कहां पर होती है इसकी स्थापना? सैन फ्रांसिस्को में होती है। ओके, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है गदर पार्टी की। और इससे भी क्वेश्चन आता है, पहला मतलब आपको सन भी याद रखना है, स्थान भी याद रखना है, और किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? लाला
और ज़्यादातर मतलब अगर ये ऑप्शन में आता है, फैक्ट में पूछता है, तो आपको लाला हरदयाल ही ऑप्शन में देता है। लेकिन आप ये दोनों ही याद रखिएगा कि मुख्य रूप से तो लाला हरदयाल थे, लेकिन सोहन सिंह जो है उन्होंने भी क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है, अब इसकी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गदर पार्टी थी, है ना भाई, जो गदर पार्टी थी उसने स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए, लोगों में फैलाने के लिए गदर नामक एक किसका प्रकाशन किया था, समाचार पत्र। ठीक है, गदर नामक एक समाचार पत्र का इन्होंने स्थापना किया था। इसके बाद हम आते हैं भारत माता सोसाइटी। तो भारत माता सोसाइटी के जो निर्माता हैं वो है अंबा प्रसाद और अजीत सिंह। ठीक है, इसने भी ये भी एक क्या थी, क्रांतिकारी एक संगठन था। इसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक, है ना भाई, फिर से सुनिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या नाम है इसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका निर्माण जो है वो कानपुर में 1924 को होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1924 को कानपुर में होती है। और अगर मैं इनके, है ना भाई, उनकी बात करूं कि किन लोगों ने इसको बनाया है, तो हम नाम देखते हैं सचिंद्रनाथ। ठीक है, किसका नाम हम देखते हैं, मैं यहीं पर ही लिख देती हूं। पहले कौन है, सचिंद्रनाथ। दूसरे हैं ये सचिंद्रनाथ सान्याल, है ना, मैं छोटा लिख रही हूं क्योंकि आपके नोट्स में तो ये दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी 1924 कानपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, नौजवान सभा। नौजवान सभा जो है ना भाई, नौजवान सभा, इसकी स्थापना जो है वो 1926 में हुई है। और किसके द्वारा हुई है, भगत सिंह। ठीक है, ठीक है, तो भगत सिंह द्वारा 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, विशेषकर आपको अभिनव भारत देगा, है ना, अभिनव भारत देगा और पक्का उसमें भगत सिंह एक ऑप्शन देता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अभिनव भारत जो है वो वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था और नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्या आता है, नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
ठीक है, क्या आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की जाती है। कौन होते हैं, कौन स्थापना करता है इसका, चंद्रशेखर आजाद। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है 1928 में इसकी स्थापना होती है, इसकी 1926 में। तो विशेषकर ये दो और वो हरदयाल वाला, ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, तो ये कुछ प्रमुख है, मतलब ये तो है ही, लेकिन ये कुछ प्रमुख है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, मतलब अच्छे से, बोलते हैं ना मैं घोट के पी जाओ, तो इनको आपको क्रांतिकारी में बहुत अच्छे से इन संस्थाओं को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि सूर्यसेन ने बनाया था, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, इसे अश्विनी कुमार दत्त ने बनाया था, और इंडियन होम रूल सोसाइटी जिसका स्थापना जो है वो लंदन में किया गया था, जिसे श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा और मदन लाल धिंगरा द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं थी जो हमने इसमें देखा, ठीक है। लास्ट वाला जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदन लाल ढींगरा जो है उससे पुराने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है, एक पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं, अब हम देखते हैं प्रमुख मुकदमे, ठीक है। तो अब हम इसको देखें, अगर एक सेकंड, अगर जब हम इसके दूसरे चरण को जब हम प्रमुख मुकदमों के बारे में देखें तो हम इसमें कुछ प्रमुख मुकदमों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है नासिक षड्यंत्र, ठीक है। तो नासिक षड्यंत्र के अंतर्गत क्या किया गया था कि उस समय पर नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे, है ना, उनके ऊपर में क्या फेंका गया, बम फेंका गया, ठीक है। नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनके ऊपर में बम फेंका गया, और इस आरोप में जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनको काले पानी की सजा हुई। तो पहला जो हम जानते हैं इसमें वो है नासिक, है ना, क्या किस नाम से जानते हैं, नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र के रूप में जानते हैं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि वी.डी. सावरकर को, किसको, वी.डी. सावरकर को क्या हो जाती है, काले पानी की सजा हो जाती है। फिर आता है ढाका षड्यंत्र। ढाका षड्यंत्र जो है, ठीक है, ढाका षड्यंत्र जो है, इस षड्यंत्र इसमें जो लिप्त होते हैं या जिन पर केस चलता है वो है, उनका नाम है पुलिन दास, ठीक है, पुलिन दास। फिर आते हैं दिल्ली षड्यंत्र। अब दिल्ली षड्यंत्र क्या है, मैं इसको लिख देती हूं कि दिल्ली षड्यंत्र केस जो रहता है ना, दिल्ली षड्यंत्र केस जो रहता है, इसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई जाती है। मैंने आपको जब हम वो पढ़ रहे थे, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, वायसराय पढ़ रहे थे, उस समय पर लॉर्ड हार्डिंग का नाम आया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि उन पर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। और इस बम को फेंकने का जो आयोजन है वो रास बिहारी बोस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी। हम जो कांग्रेस अध्यक्ष रास बिहारी घोष वो अलग है, वो घर वाला घोष है, ये ब वाला, बकरी वाला बोस है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस जो है, इनके द्वारा इसे किया जाता है, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं होते हैं। और इसमें जो लोग लिप्त होते हैं, लिप्त तो रास बिहारी बोस और बसंत विश्वास होते हैं, उनको पकड़ा जाता है, लेकिन रास बिहारी बोस जो है वो भागकर जापान चले जाते हैं, लेकिन जो बसंत विश्वास है, बसंत विश्वास इनको
फांसी दे दी जाती है। किसमें? दिल्ली षड्यंत्र केस में, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका जाता है? बम फेंका जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आता है बनारस षड्यंत्र, ठीक है। बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत जो सचिंद्र सान्याल रहते हैं वो लिप्त होते हैं और इन पर भी केस चलाया जाता है। ठीक है, सचिंद्र सान्याल रहते हैं जिन पर केस चलता है और इसके साथ में क्या होता है कि इनको काला पानी की सजा हो जाती है। किनको? सचिंद्र सान्याल को। किसके अंतर्गत? बनारस षड्यंत्र के कारण से। फिर आते हैं काकोरी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काकोरी केस या काकोरी षड्यंत्र के नाम से भी आप इसको जानते हो, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र या काकोरी केस। अब इस काकोरी षड्यंत्र में क्या किया जाता है कि जो क्रांतिकारी हैं, है ना, वो लोग ये प्लान बनाते हैं। कौन से क्रांतिकारी? यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना कि कौन सी संस्था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहाँ पर है भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी और सचिंद्रनाथ, राम प्रसाद और योगेश चटर्जी जो है वो इसके सदस्य होते हैं, संस्थापक सदस्य। ये लोग प्लान बनाते हैं कि जो काकोरी नामक स्थान है वहाँ पर खजाने से भरा एक ट्रेन जाएगा, उस चलती ट्रेन से हम क्या करेंगे? लूट लेंगे, है ना। उसको लूट लेने का, उस ट्रेन से उस ट्रेन में डकैती करने की योजना ये लोग बनाते हैं, और ठीक है। और इसमें जो लोग लिप्त होते हैं या तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल, है ना, ये लोग मुख्य रूप से इसमें लिप्त होते हैं। और ये घटना जो है वो 1925 में होती है। कब होती है? 1925 में होती है, आपको ये याद रखना है। फिर होता है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस जो होता है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो लॉर्ड सैंडर्स रहते हैं, है ना भाई, लॉर्ड सैंडर्स जो रहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। कौन कौन मिलके करते हैं? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना भाई, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब मिलकर क्या करते हैं? जो लॉर्ड सैंडर्स रहते हैं उसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और इसी हत्या के कारण से क्या होता है ना, हत्या कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भगत सिंह ये 1928 की घटना है। 1929 में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि 1929 में सिंह है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों मिलकर दिल्ली के केंद्र सभा में बम फेंकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। और इसी के साथ इनका जो काम है वो चलता रहता है। फाइनली 1931 में अल्फ्रेड पार्क में, नाम याद रखिएगा, 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ होता है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हो जाती है? 27 फरवरी 1931 को। और 31 मार्च गिरफ्तार तो कर ही लिए जाते हैं। सैंडर्स की जो हत्या की हुई रहती है उसकी वजह से क्या की जाता है इसमें ही ना, सैंडर्स की हत्या। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में पुलिस जो है या अंग्रेज अधिकारी जो है वो किसको गिरफ्तार कर लेते हैं? वो गिरफ्तार करते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और फाइनली इन लोगों को 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931 को क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। आपको ये डेट याद रखना है, आपको लाहौर षड्यंत्र याद रखना है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको जो फांसी दी गई थी वो क्रांतिकारी आंदोलन में एक बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि 23 मार्च इतने को ये घटनाएं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
है ना। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जिसको हमने पढ़ा। इसके अलावा भी हम देखते हैं और कुछ चीज़ें, जैसे कि जो जतिन दास थे उन्होंने क्या किया था, गिरफ्तारी के बाद में जतिन दास जो है वो 63 दिन तक, है ना, अमरण अनशन करते हैं और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुछ प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं को देखा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, कुछ मुकदमों को देखा, अब हम कुछ घटनाओं को भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि इनकी घटनाओं में क्या आएगा। तो घटना जब हम देखेंगे तो पहली चीज तो ये कि हमने ऑलरेडी कुछ चीजों को देखा है। पहली घटना तो आएगी चापेकर बंधुओं वाली। ठीक है, चापेकर बंधु क्या होता है कि, है ना भाई, प्लेग की बीमारी जो है वो फैली रहती है और चापेकर बंधुओं ने जिन लोगों की हत्या की रहती है वो लोग कौन होते हैं? 2 अंग्रेज अधिकारी, एक है रैंड और दूसरे हैं आयरस्टन। ठीक है, तो ये दोनों ही जो लोग रहते हैं, दोनों ही अधिकारी जो हैं, ये प्लेग समिति के अध्यक्ष होते हैं। और क्योंकि वो लोग सही तरीके से नहीं काम करते और काफी बदनाम होते हैं या कुख्यात हम उनको कह सकते हैं, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इसकी हत्या, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। और लेकिन हत्या के आरोप में इन पर क्या बोलते हैं, केस चलता है और इन दोनों को ही क्या किया जाता है, फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट घटना जो है वो है किंग्सफोर्ड की घटना। ठीक है, किसकी घटना? किंग्सफोर्ड की जो घटना है, एक्चुअल में इस घटना में क्या होता है कि मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना भाई, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जो होते हैं उन पर बम फेंका जाता है। ठीक है, और इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। आप इसमें भी उसको मेंशन कर सकते हो, किस नाम से? अलीपुर षड्यंत्र के नाम से आप इसको जान सकते हो। इसको किंग्सफोर्ड भी कहते हैं, किंग्सफोर्ड भी कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किंग्सफोर्ड पर क्या किया गया था, बम फेंका गया था। ठीक है, और इसमें जो शामिल थे वो थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो ये दोनों ही जो लोग हैं, है ना भाई, ये दोनों ही जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इस घटना में शामिल होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी हैं उनको फांसी दे दी जाती है, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जो है उनको फांसी, दोनों के लिए क्या घोषित होता है, फांसी दी जाएगी। लेकिन जो खुदीराम बोस है उनको फांसी दी जाती है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो करजन वाइली के बारे में हम देखते हैं कि जो हमने मदन लाल ढींगरा के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, मदन लाल ढींगरा, ये क्या करते हैं, इन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी विदेश में ही। इसके अलावा हम देखते हैं सूर्यसेन जो थे, उन्होंने चंदगांव का जो शस्त्रागार था वो लूट लिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कौन? सूर्यसेन, है ना भाई, याद रखिएगा, चंदगांव का जो शस्त्रागार है वो लूटा था किसने? सूर्यसेन ने। फिर जनरल डायर के बारे में हम देखते हैं। जनरल डायर कौन थे? जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो जनरल डायर तो वापस लंदन चले जाते हैं, लेकिन लंदन जाने के बाद भी जो उधम सिंह रहते हैं, कौन? उधम सिंह। ठीक है, जो उधम सिंह रहते हैं, उधम सिंह जनरल डायर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन विदेश जब वो लंदन जाते हैं तो लंदन में उनकी हत्या जो है वो उधम सिंह कर देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में एक अभी जो हमने देखा, अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ होता है और इस मुठभेड़ में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद जो है वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद को गोली मार लेते, उनका
ये उनका नाम तो चंद्रशेखर था, लेकिन उनका कहना ये था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगूंगा। तो वो जब तक मुकाबला कर सकते हैं मुकाबला करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब मैं अंग्रेज़ों के हाथ आ जाऊंगा तो उनके पास एक गोली बची होती है और वो खुद को ही मार लेते हैं। तो उनका जो निश्चय था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगूंगा, तो वो पूरा होता है। ये जो अल्फ्रेड पार्क की ये घटना है, और ये जो अल्फ्रेड पार्क है वो इलाहाबाद में है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैडम बीकाजी कामा, ठीक है, बीकाजी कामा जो है उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और उन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, ठीक है। कौन? मैडम बीकाजी कामा, इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं विदेशी क्रांतिकारी संगठन। तो पहला जो हमने ऑलरेडी ही पढ़ लिया, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित हुआ। किसने किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा और मदन लाल ढींगरा ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना होती है, जो इसको अमेरिका में करते हैं, तारकनाथ दास द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है ना, अफगानिस्तान में भी एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग नाम की संस्था स्थापित होती है, जिसकी स्थापना राजा महेंद्र प्रताप करते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए, अमेरिका वाले का तारकनाथ दास किया और अफगानिस्तान वाले का राजा महेंद्र नाथ किया। फिर एक और तीसरी इंडिपेंडेंट लीग जो कि जापान में बनती है, और जैसा हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो है ना, हमने क्या पढ़ा था कि रास बिहारी घोष जापान भाग के चले गए थे, तो वहां पर जाकर वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं जापान में। तो इंडियन इंडिपेंडेंट नामक 3 संस्थाएं थी, एक अमेरिका में बनी, एक जापान में बनी और एक अफगानिस्तान में बनी। इसके अलावा भी हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज जो हमने पढ़ा ही था 1942 में बना था, ये भी जापान में, और कैप्टन मोहन द्वारा बना था, मोहन सिंह द्वारा, ठीक है। फिर एक और बनता है भारतीय स्वतंत्र लीग जो कि अमेरिका में बनता है और द्वारिकानाथ दास द्वारा इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हम एक और चीज को देखते हैं कि 1914 में है ना, कामागाटा मारू, ठीक है, क्या होता है? कामागाटा मारू कांड होता है। इसमें क्या होता है? जापानी है ना, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये घटना है एक प्रमुख जिसको हमको थोड़ा सा समझना है। तो क्या होता है 1914 में, है ना भाई, 1914 की ये घटना है। इसमें कामागाटा मारू नामक जो जहाज होता है, ये एक जापानी जहाज है, इसको गुरुदत्त सिंह जो है वो किराए पर लेते हैं, और इसमें कुछ लोगों के साथ में है ना 250 के करीब लोग होते हैं, कुछ लोगों के साथ में क्या करते हैं, कनाडा जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही कनाडा के बंदरगाह पर ये खड़ा होता है पहुंचता है मतलब, लेकिन वहां पर कनाडा की जो सरकार होती है वो क्या करती है, इसको बंदरगाह पर उतरने के लिए नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है। फाइनली इसको वापस लौटना पड़ता है और वापस लौट के ये कलकत्ता पहुंचती है। और जैसे ही कलकत्ता पहुंचती है क्या होता है, ये जहाज जैसे ही कलकत्ता पहुंचता है वहां पर उसमें जो क्रांतिकारी बैठे रहते हैं उनमें, और अंग्रेज पुलिस जो रहती है वहां पर, ब्रिटिश पुलिस जो रहती है उनमें, दोनों में मुठभेड़ होता है। इस मुठभेड़ में 18 यात्रियों की हत्या मारे जाते हैं और 202 जो यात्री रहते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। इसे ही कामागाटा मारू की घटना या कामागाटा मारू कांड कहा जाता है, जो कि 1914 में हुआ था। तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें खत्म होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इसकी जो भी चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी आगे देख ली थी, तो इसी तरीके से आपको अपना आगे भी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है, और किसी भी तरीके से किसी के लिए भी नहीं रुकना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आशा है हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।